student, welcome to the Direct Tax Laws and International Taxation Series. Today is day 2 of our taxation series और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टैक्स रेट्स. सो यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ ऑप्शन लिखा है. सो एज यू ऑल नो दैट आवर फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन हैज़ चेंज द टैक्स रेट इन 2024. फाइनेंस एक्ट 2024 में उन्होंने कुछ ऐसी टैक्स रेट लेकर आए थे जिससे हमारा जो होल टैक्स स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया था. एंड नाउ असेसी ना पर्सन इंक्लूड 4 पर्सन, अभी हमने पिछली क्लास में आपको बताया था पर्सन में कौन कौन इंक्लूड होता है. इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल बॉडीज़, लोकल अथॉरिटीज़ एंड कंपनीज. तो ये जो सारे पर्सन्स हैं इनके दे हैव ऑप्शंस. आइदर दे कैन ऑप्ट फॉर न्यू स्कीम एंड आइदर दे कैन ऑप्ट फॉर ओल्ड स्कीम, राइट. तो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओनली दी ओल्ड स्कीम, राइट. एंड not only the rates, we are going to like calculate some questions. We have already I have already include some question related to the slab rates, how to calculate slab rates and normal rates, so that we can know how to apply the tax rate while calculating the taxable income, right. And then we have a new tax schemes. We are going to cover this in next video. So here you can see that a brief about the particular scheme. So let me just brief about it and then we will study it in the next lecture, right. So how they have distributed, like individual, HUF, AOP, BOI, AJPP हमारा जो सेक्शन है 115 BAC एप्लीकेबल होता है, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट स्कीम कहलाती है. फॉर एग्जांपल अगर एसएससी, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP है और उसने कोई भी टैक्स स्कीम जो है वो ऑप्ट नहीं करी है, ना तो उसने अभी डिसाइड किया है कि वो न्यू स्कीम में जाने वाला है, ना तो उसने ये डिसाइड किया है कि मैं ओल्ड स्कीम में जाने वाला हूँ, तो डिफ़ॉल्ट अगर वो नहीं करता है बिफोर फाइलिंग ऑफ ROI फाइल करने से पहले अगर वो डिसाइड नहीं करता है तो उसकी जो भी इनकम होगी वो डिफ़ॉल्ट स्कीम में टैक्सेबल हो जाएगी, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली न्यू स्कीम लगा दी जाएगी, ठीक है. बट अगर वो ओल्ड स्कीम ऑप्ट करता है तो उसके ऊपर ओल्ड स्कीम लगेगी. अगर वो नहीं ऑप्ट करता तो उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट में हमारा न्यू स्कीम एप्लीकेबल हो जाती है. यहाँ पे जो है डिफरेंट रेट्स एंड डिफरेंट स्लैब रेट्स आपको दिए हुए हैं, वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है. बट फॉर कंपनीज ये अलग होता है. बट अगर कंपनी के पास ऑप्शन, अगर कंपनी जो है लाइक डोमेस्टिक कंपनीज हो गई, डोमेस्टिक कंपनी इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, MNF मतलब यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग. अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है तो उसके लिए जो रेट्स हैं वो डिफरेंट रेट्स हैं, ठीक है. उनको थोड़ा सा जो है एडवांटेज दिया गया है यहाँ पे, तो उनके लिए थोड़ा लेस रेट जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, लेसर रेट, बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. सो दे आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट जिससे हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो सकती है. सो फॉर दैट पर्पज दे हैव गिव अस अ लोअर रेट दैन द एक्चुअल कंपनीज पे लगता है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज हैं तो, ठीक है. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए BSE आता है एंड अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज नहीं है तो उनके लिए 115 BAD आता है, ठीक है. और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है. जैसे अभी हमने इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP में पढ़ा, अगर वो दोनों में से कोई सा ऑप्शन नहीं ऑप्ट करते हैं तो उनका डिफॉल्ट लग जाता है न्यू वाला. बट यहाँ पे अगर वो ऑप्ट नहीं करते हैं तो उनके लिए ओल्ड ही रहता है, ठीक है. ये अल्टरनेटिव टैक्स स्कीम है, अगर वो ऑप्ट करेंगे तो ये अप्लाई होगी, अदरवाइज आपके लिए ओल्ड ही अप्लाई हो जाएगी, ठीक है. तो अब एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो आइदर जा सकता है ओल्ड में और आइदर जा सकता है न्यू में, ओल्ड में और न्यू में जा सकता है, प्रोवाइडेड विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू दी एसएससी. ये एसएससी को डिसाइड करना है कि कौन सी टैक्स स्कीम उसके लिए मोर बेनिफिशियल है, किस टैक्स स्कीम से उसका जो टैक्स रेट्स है, टैक्स लाइबिलिटी है वो कम आ रही है, रिड्यूस हो रही है, तो वो वाली जो टैक्स रेट्स हैं वो अपने कंपनी पे या अपने ऊपर वो एप्लीकेबल कर सकता है. एज आई हैव टोल्ड यू दैट आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन रहेगा. सो ओल्ड स्कीम्स में भी रेट जो होते हैं वो दो तरीके से रेट्स होते हैं हमारे. एक तो होता है नॉर्मल रेट, जो कि हमारे फाइनेंस एक्ट, मतलब जो हमारा बजट होता है, बजट 2024 में जो बजट आया था या 2025 में आपका जो रीसेंट बजट है, आपके लिए जो रिलेवेंट बजट है वो 2025 रहेगा. उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. मतलब ये हर साल इसका पॉसिबिलिटी है कि ये चेंज हो सकता है. बट स्पेशल रेट्स जो होते हैं वो स्पेशल रेट जो होते हैं वो स्पेशल इनकम्स के लिए होते हैं, और ये जो स्पेशल रेट हैं स्पेसिफाई बाय इनकम टैक्स में ही स्पेसिफाई होते हैं, और ये फिक्स रेट्स होते हैं. मतलब इस फिक्स रेट का मतलब ये है कि पर्टिकुलर स्पेशल, मैंने बोला आपको स्पेशल इनकम, जो स्पेशल इनकम होगी फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, तो उसकी जो इनकम होगी उस पर जो टैक्स रेट है एप्लीकेबल है फ्रॉम 23 जुलाई 2024 से वो 12.5 एप्लीकेबल था, ठीक है. तो यही आपका मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख की इनकम है तो उस पर फ्लैट आपका जो है 12.5% से टैक्स लगेगा. कोई यहाँ पे स्लैब रेट्स नहीं होंगे, ये फिक्स लगेगा आपकी इनकम पे, ठीक है. एंड आगे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे 1.25 लाख का जो है वो मार्जिन आपको मिलता है कि बियॉन्ड 1.25 लाख पे आप टैक्स लगाते हो और इतना आपको मार्जिन मिल जाता है, ठीक है.
नाउ लेट्स स्टडी विद द नॉर्मल टैक्स रेट्स। नॉर्मल टैक्स रेट्स में जो है वो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइक आप बिलो इंडिविजुअल हैं, आप रेजिडेंट हैं, इंडिविजुअल हैं और बिलो 60 हैं तो आपके लिए डिफरेंट टैक्स रेट्स रहेंगे, स्लैब्स रेट रहेंगे, राइट। एंड अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मतलब आप अबव 60 हैं और मोर लेस देन 80 हैं तो आपके लिए डिफरेंट स्लैब रेट्स हैं, ठीक है। एंड अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, सुपर सीनियर सिटीजन मतलब अबव 80, अगर आप अबव 80 हो जाते हो तो आपके लिए अबव 80 और 80, ठीक है, इक्वल टू और अबव 80 आपके लिए डिफरेंट स्लैब रेट जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टडी, let's go through it once so that we can understand and then we like solve the question so that you can understand how it is calculated, right। so पहला जो हमारा है, फर्स्ट जो हमारा आता है कि रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, बिलो 60 होना चाहिए। एनआर के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एज यही वाले टैक्स यही वाला जो स्लैब रेट है वो एप्लीकेबल रहेगा। एनआर की कुछ भी एज हो, लाइक वो 70 भी होगा ना तो भी उसके ऊपर यही रेट एप्लीकेबल होंगे, उसके ऊपर ये वाला और ये वाला जो रेट्स हैं वो एप्लीकेबल नहीं होने वाले हैं, ठीक है। एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के ऊपर भी सेम रेट एप्लीकेबल होते हैं जो इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, राइट। सो अप टू 2,50,000 अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख है तो आप पे को कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। आपको कोई टैक्स नहीं देना अपनी इनकम पे, आपकी इनकम जो है पे कोई टैक्स नहीं रहेगा, राइट। एंड अगर आपकी जो इनकम है इंक्रीज़ हो जाती है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपका जो टैक्स रेट है वो 5% है, और मैंने यहाँ पे आपके लिए शॉर्टकट लिख दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपका बिल्कुल 5 ही लाख इनकम है तो आपका जो शॉर्टकट इनका टैक्स आएगा, टैक्स लाइबिलिटी जो आएगी वो 12,500 की लाइबिलिटी आएगी। फॉर एग्जांपल आपकी 5 लाख की ही इनकम है तो आपके ऊपर जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी ना वो 12,500 ही लैक टैक्स लाइबिलिटी आएगी। यहाँ पे रिबेट भी एप्लीकेबल होता है तो वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। 87A में रिबेट अंडर सेक्शन 87A में एप्लीकेबल होता है जिसमें 12,500 का ही मैक्सिमम जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। और अगर आप बिलो 60 हो तो ओनली देन इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। 5 लैक्स से आपकी इनकम इंक्रीज होती है 5 लैक्स टू 10 लाख तो आपका जो रेट है वो 20% हो जाता है। मैंने यहाँ शॉर्टकट लिख रखा है 1,12,500 की आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है, अगर अबव है तो 30% आ जाती है, ठीक है। ये जो मैंने शॉर्टकट लिया ना, ये ना आपको बड़े बड़े क्वेश्चन में जो है बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह है तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी जो इनकम है वो 15 लाख्स की है, ठीक है। टोटल इनकम है आपकी 15 लाख्स की है तो आप तो सिंपली कैसे निकाल सकते हो कि 5 लाख्स, ठीक है, 10 लाख्स, देखो 10 लाख्स के अबव पे 30% है तो 10 लाख्स का अबव हो गया 5 लाख, 5 लाख पे 30 लगा दो, 30% लगा के निकाल दो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर में हम करते हैं 5 लाख्स पे 30% का निकाला हमने, आया 1,50,000, 1,50,000 आया। एंड देन हमने ये वाला जो इनकम है वो ऐड कर दिया इसमें, हमारा आ गया 1,50,000, 1,25,000 था, सॉरी 1,50,000 प्लस 1,12,500, ये आ गया 2,25,000, 2,26,000। सो ये आ गया आपका 2,62,500, ये आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी आ गई। सो दिस इज़ लाइक आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये थोड़ा इजी हो जाता है, और अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है तो आप 2 मिनट में एमसीक्यू का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसीलिए मैंने ये शॉर्टकट यहाँ पे आपको लिख के दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सीनियर सिटीज़न। सीनियर सिटीज़न ये जो 2 कंडीशन है 60 और 80 वाली, ये सिर्फ इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ये एनआर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। क्वेश्चन में आपको बहुत बार कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि एनआर है उसकी एज 80 ईयर्स है या फिर या 60 ईयर्स है अबव है, तो उसके ऊपर आप कंफ्यूज होकर उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट रेट्स जो है स्लैब रेट्स वो एप्लीकेबल कर दोगे, बट नहीं, ये जो रेट्स हैं, ये जो स्लैब रेट्स है वो सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट के लिए ही है ओनली, ठीक है। अगर आपको इस स्लैब रेट्स में फॉल करना है आपको इंडिविजुअल और रेजिडेंट होना पड़ेगा इंडिया का, तभी आप ये स्लैब रेट्स एप्लीकेबल कर पाओगे अपनी इनकम पे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और ये इंडिविजुअल सिंस यहाँ पे लिखा था एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, ना तो ये एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए भी नहीं है, ना ही ये एनआर के लिए है, ठीक है, ओनली इंडिविजुअल। सो अगर इंडिविजुअल एज जो है वो 60 ईयर से अबव हो जाती है, लाइक इवन 60 भी होती है, 60 टू अबव, राइट, तो उसके लिए जो है डिफरेंट स्लैब रेट्स एप्लीकेबल हैं। उनकी इनकम पे अप टू 3 लाख्स की जो है कोई टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। 3 लाख टू 5 लाख है तो 5%, जिसका शॉर्टकट है 10,000, एंड 5 लाख से इंक्रीज हो जाती है 10 लाख तक होती है तो 20%, जिसका जो शॉर्टकट है वो 1,10,000 है, एंड अबव 10 लाख तो 30% रेट हो जाता है, ठीक है। एंड देन हमारा आता है सुपर सीनियर सिटीजन। मतलब आप 80 हो या 80 से अबव हो,
ठीक है, 80 या 80 से अबव के ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाती है, प्रोवाइडेड इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपका थोड़ा ज़्यादा फोकस लेकर आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सो इंडिविजुअल रेजिडेंट होना चाहिए। अप टू 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। अगर 5 लाख से 10 लाख है तो 20% रेट से टैक्स लाइबिलिटी अराइज होगी, एंड अबव है तो 30% से अराइज होगी, राइट। सो वी हैव अ नोट अबाउट द हायर बेसिक एग्जामेशन लिमिट, जो भी अभी हमने पढ़ी थी ना, हायर बेसिक सीनियर सिटीज़न के लिए कि अप टू 3 लाख्स तक कोई टैक्स नहीं लगता, एंड सुपर सीनियर्स के लिए अप टू 5 लाख्स तक कोई भी स्लैब नहीं लगता। तो इसको हम कहते हैं बेसिक एग्जामेशन लिमिट की, जो हायर बेसिक एग्जामेशन लिमिट कि अगर आप सीनियर सिटीज़न हो, 60 और 60 से अबव हो, तो आपकी जो इनकम है वो अप टू 3 लाख तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है, एग्जाम्प्ट रहती है। एंड अगर आप सुपर सीनियर सिटीज़न हो, 80 या 80 से अबव हो, तो आपकी अप टू 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता, आपकी जो इनकम है वो एग्जाम्प्ट रहती है। सो नाउ CVDT क्लैरिफिकेशन। तो क्लैरिफिकेशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस कराए थे। सर्कुलर, तो सर्कुलर में आपने पढ़ा होगा कि सर्कुलर आर द क्लैरिफिकेशन ऑफ द डाउट फॉर द डिपार्टमेंट, एंड डिपार्टमेंट इज बाइंड बाय द सर्कुलर्स। सो दैट इज़ वाई मैंने आपको वो टर्म्स पहले ही बता दिए थे ताकि आप बार बार उन टर्म्स के लिए कंफ्यूज ना हो आगे जाके। तो ये क्लैरिफिकेशन है डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, कि अगर डिपार्टमेंट के पास एक केस आया था, केस लॉ आया था प्रभु दयाल सेस्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो ये केस आया, उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन जो है CBDT ने इशू करी टू मेक इट क्लियर फॉर ऑल द असेसिंग ऑफिसर कि any resident individual whose 16th and 18th birthday fall on 1st April 2025 shall be treated as having completed the age of 60 either 80 years on 31st March 2026, that is previous year, right, be eligible for higher basic exemption limit of rupees 3 lakhs and 5 lakhs. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर हो, आपका फर्स्ट जो 16th बर्थडे है या 18th बर्थडे है, इंडिविजुअल रेजिडेंट जिसका 16 और 18th बर्थडे आ रहा है 1 अप्रैल को ही, ठीक है, 1 अप्रैल इन प्रीवियस ईयर, ठीक है, आपका यहाँ पे जो है बर्थडे आ रहा है, तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है जनरल रूल कि आपकी जो इनकम अर्न की गई है प्रीवियस ईयर में, उस पर जो टैक्स लगता है वो असेसमेंट ईयर पे लगता है, ठीक है, असेसमेंट ईयर पे टैक्स होता है। सो यू हैव अर्न द इनकम इन द ईयर जब आपका फर्स्ट जो बर्थडे है वो अप्रैल में आया, ठीक है, अप्रैल में आपका फर्स्ट अप्रैल को आपका बर्थडे आया, तो आप 60 हो गए या 80 हो गए, तो इस साल में जब आपने ये इनकम अर्न करी है तो आपकी एज 60 और 80 रही है, तो आपका प्रीवियस ईयर में जो एज क्राइटेरिया है वो प्रीवियस ईयर का चेक किया जाएगा, ना कि असेसमेंट ईयर का, ठीक है। तो यही इसमें क्लैरिफिकेशन आई है कि अगर आपको 80 या फिर 60 और 80 या फिर आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अगर क्लेम करनी है हायर, तो आपका प्रीवियस ईयर का एज क्राइटेरिया चेक किया जाएगा फॉर बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के लिए, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है तो उसकी जो इनकम है अप टू 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। बेसिक जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो तो 2.5 लाख तक की है, बट इंक्लूडिंग द रिबेट, अगर वो रिबेट इंक्लूड कर ले तो उसकी 5 लाख तक की जो इनकम होती है वो एग्जाम्प्ट हो जाती है। तो हम इसको क्लियरली लाइक लॉ के अकॉर्डिंग समझेंगे। पहला, असेसी इज इंडिविजुअल, तो रिबेट आपको तभी मिलेगा आप इंडिविजुअल होने चाहिए, मतलब आप जो भी असेसी है, जो टैक्स पेयर है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया, ये दो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको एप्लीकेबल होगा। हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर आपकी इनकम 5,10,000 भी है तो भी आपके ऊपर रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा, आपकी इनकम अप टू 5 लाख होनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है। अगर आपको रिबेट चाहिए तो आपको ये 3 बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी आपको रिबेट मिलेगा। एंड रिबेट कितना आपको अवेलेबल हो सकता है? 12,500 एंड 100% ऑफ टैक्स। इसका मतलब है मैक्सिमम आपको 12,500 का मिल जाएगा, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रिबेट आ रहा है 7,500 तो आपको 100% मिल जाएगा, 100% पूरा 7,500 का रिबेट मिल जाएगा। और अगर आपका लाइक अप टू 12,500 के बीच में कहीं पे भी आ रहा हो, लाइक जीरो से लेकर 12,500 के बीच में कहीं भी आपका रिबेट फॉल कर रहा हो, तो वो पूरा का पूरा 100% मिल जाएगा। बट आपको 12,500 से ज़्यादा का रिबेट अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है विच एवर इज़ लोअर, राइट। तो हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए भी एक नोट है, रिबेट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द टैक्स कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 111A। जो भी इनकम अंडर सेक्शन 111A के अंदर आती है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज़, जिसके ऊपर STT या फिर हमारा पेड किया जाता है, तो वो वाली जो इनकम है उसके अगर हमारी जो इनकम है ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल से है तो हमारा रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर अगर हमारी दोनों से है तो हम पहले इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे, एंड जो नॉर्मल है उस पर ही रिबेट एप्लीकेबल होगा, इस पर रिबेट
रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा। सो नोट फॉर HEC एप्लीकेबल आफ्टर रिबेट। ठीक है, जो रिबेट HEC है वो रिबेट के बाद ही टैक्सेबल होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अगर HEC रिबेट एप्लीकेबल हो रहा है तो HEC एप्लीकेबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो रिबेट की कंडीशन है वो है 5 लाख तक की इनकम। अगर 5 लाख तक की इनकम है तो हमारा रिबेट एप्लीकेबल होता है। और हमने अभी पीछे जो स्लैब रेट जब चेक किए थे, लाइक हमने यहाँ पे स्लैब रेट चेक किया था, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है, ठीक है, तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी, टोटल टैक्स लाइबिलिटी 12,500 की टैक्स लाइबिलिटी आएगी। और जो हमारा मैक्सिमम स्लैब है, मैक्सिमम रिबेट है, वो भी 12,500 ही है। सो अगर इन केस सुपर सीनियर सिटीजन या सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन का केस होता है तो तो भी HEC एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो मैक्सिमम अप टू 5 लाख पे 10,000 ही है। ठीक है, तो और मैक्सिमम हमारे पास रिबेट एप्लीकेबल 12,500 है। सो मैक्सिमम यहाँ कवर हो जाता है, तो मैक्सिमम हमारी टैक्स लाइबिलिटी अंडर रिबेट इज निल। ठीक है, देन हमारे पास आता है राउंडिंग ऑफ का सेक्शन। तो सेक्शन 288A एंड सेक्शन 288B। ए बात करता है इनकम टैक्स, इनकम के बारे में, एंड बी बात करता है टैक्स के बारे में, कि हमें इनकम को राउंड ऑफ करना पड़ेगा 10 के मल्टीपल में, एंड टैक्स को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा 10 के मल्टीपल में। फॉर एग्जांपल हमारी कुछ इनकम दे रखी है, फॉर एग्जांपल 12, ये हमारी इनकम दे रखी है, हम इसको राउंड ऑफ, सबसे पहले हम टैक्स रेट अप्लाई करने के लिए इसको राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए होता है। तो आइदर अगर देखो 5 से ऊपर है, 5 से बड़ा डिजिट है, तो राउंड ऑफ अबव कर देंगे, अबव में राउंड ऑफ कर देंगे। लाइक 5 से बड़ा 10 होता है, 10 के मल्टीपल 5 से बड़ा 10 हो गया, तो हमने इसको 10 कर दिया था। ठीक है, एंड अगर लाइक 5 से छोटा है, 5 से नीचे है, लाइक 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो 0 तो राउंड ऑफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उस केस में भी हमने इसको 10 में राउंड ऑफ किया, क्योंकि ये 1 से जो छोटा है 0 हो जाता है। ठीक है, एंड इन दिस केस ये सेम ही केस हो गया, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो यहाँ पे 10 में राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 2 जो है वो 5 से छोटा है, तो 10 में राउंड ऑफ हो गया, राइट। एंड अगर हमारी टैक्स लाइबिलिटी है वो भी इसी तरीके से होगी। हम सेम एग्जांपल के साथ ये समझ सकते हैं कि इसी तरीके से, मैं दोबारा आपको एक बार समझा देती हूँ। देखो 5 से अबव है, 6 जो है हमारा 5 से बड़ा है, तो हम अपर साइड राउंड ऑफ करेंगे, तो अपर साइड राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10 हो गया। ठीक है, यहाँ सेकंड डिजिट में हमने 10 ले लिया। ठीक है, एंड 29711 ये 5 से छोटा है, तो हमने इसको 0 मान लिया, हमने इस वाली डिजिट को चेंज नहीं करा। ठीक है, तो यहाँ 0 हो गया, तो हमने ये राउंड ऑफ कर दिया, मतलब 1 को हमने 0 बना दिया, तो मतलब हमने इसको कम कर दिया। ठीक है, तो इस केस में हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया, सॉरी मैंने इसमें यहाँ पे गलत कर दिया राउंड ऑफ। ठीक है, अब इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, 2 है, तो सिंस ये 2 है तो इसको हम 0 कर देंगे, तो इस तरीके से ये राउंड ऑफ हो जाएगा। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सकें टैक्स रेट को, अच्छे से टैक्स रेट को आप अंडरस्टैंड कर सकें रिबेट के साथ, कि अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो किस तरीके से आप पूछ सकता है और आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, मिस्टर एक्स हैज़ अ टोटल इनकम ऑफ 16 लाख। ठीक है, टोटल इनकम क्या है मिस्टर एक्स की, मिस्टर एक्स टोटल इनकम इज गिवन 16 लाख फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड। ठीक है, कंप्यूटेड दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं देना है हाउस प्रॉपर्टी में से, ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद की इनकम दी हुई है हमें। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, मतलब IFOS दिया हुआ है, इसको मिला के IFOS एंड HP की इनकम को मिला के हमारा 16 लाख हो रहा है। कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी, हमें क्या निकालना के बोला है, टैक्स लाइबिलिटी निकालने को बोला है एज पर ओल्ड स्कीम। ठीक है, ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग हमें बोला हुआ है, एंड रिबेट अंडर सेक्शन 87A अप्लाई करना है। सिंस सबसे पहले हम रिबेट ही चेक कर लेते हैं। सो रिबेट के लिए क्या होना चाहिए, SSC को इंडिविजुअल होना चाहिए। सिंस मिस्टर एक्स कोई नाम इंडिविजुअल का नाम दिया है तो हम इसको इंडिविजुअली मानेंगे, एंड कुछ भी नहीं दिया है तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे रेजिडेंट। सिंस हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया था, और सबसे पहले हम इसमें रिबेट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किए हुए हैं कि यहाँ पे रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा, बट मैं आपको भी समझा देती हूँ कि यहाँ पे रिबेट क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसे पहले रिबेट की 3 कंडीशन होती हैं, वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम रिबेट की कंडीशन लिख लेते हैं। सो रिबेट अंडर सेक्शन 87A, सेक्शन याद रखना ज़रूरी है। अगर आप सेक्शन के साथ लिखोगे ना एग्जाम में तो आपको अच्छा नंबर, लाइक इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे, एंड आपको अच्छे नंबर भी मिलेंगे। लाइक पहली कंडीशन थी कि इंडिविजुअल होना चाहिए, सिंस मिस्टर एक्स इंडिविजुअल, कंडीशन सेटिस्फाई। बी रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, अज्यूम कर लेंगे, नथिंग इज गिवन तो हम अज्यूम कर लेंगे कि रेजिडेंट ही हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन, टोटल इनकम डजंट एक्सीड 5 lakhs रुपी। सिंस हमारे क्वेश्चन में जो टोटल इनकम थी वो 16 लाख थी, तो ये वाली कंडीशन एंड ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, हमारी ये वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। दैट्स वाई यहाँ पे हमारा रिबेट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा इस क्वेश्चन में।
नॉट एप्लीकेबल। ओके, सिंस अगर आपको क्वेश्चन में पूछे ठीक है कि रिबेट के साथ बताओ, तो आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि सिंस मिस्टर एक्स इज इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट हमने अज्यूम कर लिया, बट टोटल इनकम डज एक्सीड 5 lakhs, सो सिंस दैट इज वाई रिबेट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस क्वेश्चन। सी द इनकम इज 16 lakhs, सो रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमने यहाँ जो है हमारे इतने जो आंसर है, इतने जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम दे चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यही क्वेश्चन सेम अगर आपके एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का, तो आपको 1 मार्क्स तो मिल गया पूरा, ठीक है। अब हमें निकालना है ओल्ड स्कीम से, सिंस हमने अभी न्यूज़ के भी हम इसको निकालेंगे जब हम न्यू का पढ़ेंगे, ठीक है, सेम क्वेश्चन को, बट अभी हमने ओल्ड पढ़ा है तो हम ओल्ड से निकालेंगे। अब यहाँ पे इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, बट एज नहीं दिया है, तो हम ऑलवेज अगर जब एज नहीं दिया होता है तो हम ऑलवेज फर्स्ट कैटेगरी में अज्यूम करते हैं। फर्स्ट, और जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है वो है बेसिक एग्जामिशन लिमिट 2.5 लाख वाली, ठीक है। ये वाला जो कैटेगरी है हम एप्लीकेबल करेंगे। नाउ अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मैंने जो है फॉर्मेटिंग पहले से करके रखी है इस क्वेश्चन की, सो दैट आपका टाइम सेव हो सके, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, आपको दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम ना स्लैब लिख लेंगे, 2.5 लाख टू 5 lakhs, 5 lakhs to 10 lakhs and above 10 lakhs, ठीक है। देन हम लिख लेंगे रेट्स, 5%, 20% एंड 30%। अब जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था ना वो आपके यहाँ काम आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 12,500 था एंड यहाँ पे ये 1 लाख, राइट। एंड अब जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा इनकम आ रही है 6 lakhs पे 30% हम निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। 6 lakhs पे 30%, 1,80,000 आ रही है, 1,80,000 आ गया हमारा। नाउ 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, तो ये आ गई हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी। अब यहाँ पे हम इसको 12,25,500। नाउ सिंस अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगा, तो लेस करेंगे रिबेट अंडर सेक्शन 87A नील, ठीक है, यहाँ नील लिख देंगे। एक छोटा सा नोट हम यहाँ पे भी लिख देंगे, सिंस इनकम एक्सीड is 5 lakh, rebate is not applicable। नाउ इसमें HEC ऐड होगा, HEC एट अ रेट ऑफ 4%। मैंने आपको बोला था ना HEC हमेशा रिबेट के बाद लगेगा। अब रिबेट एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके बाद जो है HEC लगेगा, ठीक है। सो 29, 25 का 4% इज़ 11,700। नाउ 11,700 29, 25, तो हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो आएगी वो आएगी 3,42,4,200, 3,04,200। ये हमारी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी आ चुकी है, ठीक है। तो हम क्लोज कर देंगे। अगर आप इस तरीके से कुछ प्रेजेंट करोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। नाउ सिंस मैंने आपको फर्स्ट रिबेट, अगर आप एग्जांपल मान लो कि मिस्टर एक्स जो हैं वो 61 ईयर्स हैं, तो उनके ऊपर जो हायर बेसिक एग्जामिशन लिमिट है 3 lakhs की वो एप्लीकेबल होगी, तो उनकी कैसे टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी। तो मैं आपको रफ करके बता देती हूँ, आपको मतलब प्रेजेंटेशन जैसे मैंने अभी पहले वाले में कराया था वैसे ही प्रेजेंट करना है, बट मैं अभी आपको रफली बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट होगी। तो अप टू 3 lakhs तो नील रहेगी टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। 3 लाख टू 5 lakhs 5% आ जाएगी, एंड 5 to 10 20%, एंड अबव 10 lakhs 30%। सो इट इज़ 10,000, इट इज़ 1 लाख, एंड 6 लाख पे 30% हमने निकाला था 180 आ रहा था, तो ये टोटल हो गया 2,90,000, ठीक है। एंड देन इसमें हम ऐड कर देंगे HEC, सिंस रिबेट इज़ नॉट एप्लीकेबल, 4% HEC ऐड कर देंगे, तो 290 में 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा आफ्टर इंक्लूडिंग द HEC 3016
ओके। एंड अनदर एग्जांपल, अगर हमारा मिस्टर एक्स जो है वो 85 या 80 से अबव है, तो कुछ भी ले लो, 80 भी ले सकते थे वैसे हम, ठीक है। तो उस केस में हायर जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है हमारी वो हो जाएगी 5 लाख, एंड अप टू 5 लाख इज निल, तो 5 लाख निल, ठीक है। 5 to 10 20%, एंड अबव 10 lakhs 30%, सो ये 1 लाख एंड ये 180, तो 280 आ गया आपका। देन इसमें हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से एट अ रेट ऑफ 4% ऑफ 280 होगा, ठीक है। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। 280 का 4% 11,200 है, प्लस 280 291200, ये आ गई फाइनल टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। तो मैं एक बार आपको जूम आउट कर देती हूँ, तो आप इसको नोट कर लेना। नाउ एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं रिबेट का, सो दैट आपको रिबेट भी अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में तो रिबेट का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, क्योंकि इनकम एक्सीड कर रही थी, तो हमारा रिबेट एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा था। तो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पिक किया है जहाँ पे रिबेट एप्लीकेबल होगा, तो जिससे आपको रिबेट की भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और आपको वो पॉइंट भी समझ आ जाएगा HEC का, जहाँ पे HEC लग ही नहीं रहा था क्योंकि रिबेट है, ठीक है। तो वो पॉइंट भी आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन से। तो लेट्स रीड क्वेश्चन, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स इंडिविजुअल हो गया, ठीक है। इफ़ हीज टोटल इनकम इज़ 4,99,874 विद रिबेट अंडर सेक्शन 84A एंड राउंडिंग ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम राउंडिंग ऑफ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टोटल इनकम कितनी है, 4,99,874। सो अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें, सिंस दिस वन इज हमारा 5 से कम है, तो हम राउंड ऑफ को हाँ नीचे की साइड करेंगे, डाउनवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 499,870, ठीक है। तो हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा 870। नाउ दिस इज, अब हम जो है नीचे नोट डाल के लिख लेते हैं रिबेट की कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। तो मिस्टर एक्स है, इंडिविजुअल है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड रेजिडेंट होने चाहिए, सेकंड कंडीशन नथिंग इज मेंशन, सो हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ये सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। सिंस द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज़ 4,99,870, तो वो 5 लाख से कम ही है, तो यहाँ पे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। हैंस रिबेट एप्लीकेबल, ओके। नाउ हम रिबेट की कैलकुलेशन करेंगे। नाउ अब हम इसकी टैक्स लाइबिलिटी निकालेंगे, देन रिबेट एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले टैक्स लाइबिलिटी निकालने के लिए हम फर्स्ट कंडीशन हम वही मानेंगे, अप टू 2.5 लाख निल, ठीक है। अप टू 2,50,000 निल, 2,50,000 तो ये सेकंड में ही फॉल कर जाएगा, क्योंकि 5 से कम ही है, ठीक है। 5% टैक्स लाइबिलिटी राइज होगी 5%। सो लेट्स कैलकुलेट इट, 499,870 माइनस 250, तो बैलेंस 250 से 4,99,000, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ ना 499 ही आएगा, क्योंकि 5 लाख से हमारी कमी है। 870 इन इसके बीच के डिफरेंस पे टैक्स लाइबिलिटी निकलती है, ठीक है। टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है एंड देन हमारी टैक्स लाइबिलिटी निकलती है। तो अब हम इस पर निकालेंगे 5%, तो आ रहा है 12, कितना आ रहा है 12,493.5, ठीक है। अभी ये डेसिमल में आ रहा है, तो अभी एज इट इज़ डेसिमल हम इसको ले लेंगे। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे रिबेट, लेस करेंगे रिबेट अंडर, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्योंकि मैंने एक हाथ से ना फ़ोन पकड़ रखा है, एक हाथ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और एक हाथ से मैं लिख रही हूँ, तो थोड़ा बार बार ये हिल जाता है, आपको दिख नहीं पा रहा, ठीक है। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी दैट, थोड़ा मुझे वीडियो में भी देखना पड़ेगा बार बार। तो इसकी कंडीशन थी 12 12,500 और 100% विच एवर इज़ लोअर, तो 100% यहाँ पे है 12,493.5, तो विच एवर इज़ लोअर, तो विच एवर इज़ लोअर इज़, सो हमारी टैक्स लाइबिलिटी आ गई निल। सिंस हमारी टैक्स लाइबिलिटी निल आ गई, तो हम HEC
अप्लाई ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो फाइनल लाइबिलिटी जो है हमारी टैक्स लाइबिलिटी वो भी नील हो जाएगी, ठीक है। उसको अच्छे से आप फॉर्मेटिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे भी ये नील हो जाएगा फाइनल, ठीक है। मैं यही पॉइंट आपको ना समझा रही थी बार बार कि अगर रिबेट एप्लीकेबल हो रहा है ना तो एचईसी आएगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो आप एचईसी कैलकुलेट यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि हम यार एचईसी कहाँ निकालें, अब तो आ ही नहीं रहा, जब नील आ गई तो एचईसी एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो वो पॉइंट जो था आपका कि रिबेट के बाद एचईसी एप्लीकेबल करना है, वो तब होगा जब जो हमारा पहला केस था, जो हमने अभी पहला क्वेश्चन करा उस केस में था, ठीक है। इसमें नहीं है क्योंकि वहाँ पे रिबेट एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, यहाँ रिबेट एप्लीकेबल हो रहा है, तो यहाँ पे एचईसी नहीं आएगा। मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए एक बार पूरा क्वेश्चन, सॉरी आंसर, सो आप इसको नोट डाउन कर लेना। होप आपने क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लिया होगा, क्वेश्चन छोटा सा ही है वैसे इसका। सो ओल्ड रेट में हमारा फर्स्ट जो था नॉर्मल रेट वो तो हमारा कवर हो चुका है। अब आ चुका है हमारा सेकंड पॉइंट जो कि था स्पेशल रेट, जो कि हमारा इनकम टैक्स में स्पेसिफाई है, ठीक है। ये इनकम टैक्स में स्पेसिफाई होता है और ये फिक्स रेट होते हैं कि मतलब फिक्स जो भी इनकम होती है स्पेशल इनकम, उस पर फिक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं। ये अदर देन स्लैब रेट के अलावा जो है अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू होता है ये। फॉर एग्जांपल अगर आपकी नॉर्मल इनकम भी है और ये वाली इनकम भी है स्पेशल इनकम, तो ये जो स्पेशल इनकम है इस पर स्पेशल रेट एप्लीकेबल होगा, नॉर्मल इनकम पे हमारे स्लैब रेट एप्लीकेबल होंगे। तो इस तरीके से कुछ इसकी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। सो अभी मैं आपको ना रेट बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर भी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल, STGC का मतलब है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। सिक्योरिटीज़ पे अगर आप कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है एक, तो वो 111A के अंदर आता है, और इसके ऊपर जो 20% का रेट एप्लीकेबल होता है। ये जो रेट है वो फाइनेंस एक्ट 24 के रेट्स हैं। फाइनेंस एक्ट में ये फाइनेंस एक्ट 24 में ये रेट जो है वो चेंज हुए थे, तो ये अपडेटेड ही हैं और इसमें अब कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। फाइनेंस एक्ट 2025 में इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये सेम एप्लीकेबल है आपके लिए, ठीक। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 12.5%, और इसमें आपका ये कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ये बच्चे भूल जाते हैं, बियॉन्ड 1.25 लैक्स। तो अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम है फॉर एग्जांपल मान लो 6 लाख है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है आपका 6 लाख, तो 6 लाख में से पहले आप 2.5 लाख जो है वो रिड्यूस करोगे एंड देन उस पर 12.5% का जो रेट है वो एप्लीकेबल करोगे, तो आपका जो है स्पेशल इनकम निकाली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, उसमें से 2.5 लाख पहले माइनस कर दिया, 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो 4,75,000 आ रहा है उसके ऊपर हम 12.5% एप्लीकेबल करेंगे, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी। नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अदर देन 112A अदर देन 112A, ठीक है। तो इस पर भी 12% का ही रेट एप्लीकेबल है। हमारे कैजुअल इनकम जो होता है वो कैजुअल इनकम होती हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेसेस, विनिंग फ्रॉम गेम्स, क्रॉस पजल्स एक्सेट्रा। तो अगर आप विनिंग कर रहे हो लाइक रैंडम विनिंग होगी आपकी जिसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, जिसमें आपके ऊपर आपके पास जो है वो ऑप्शन है आइदर यू कैन विन और आइदर यू कैन लूज, आइदर यू कैन हैव नथिंग एंड आइदर यू कैन विन। आपने लॉटरी तो देखा ही होगा ना, लॉटरी लग जाती है, एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं एंड देन उसमें कोई भी वो नहीं होती सर्टेनिटी कि आप जीतो ही, तो उस केस में जो टैक्स रेट है वो 30% होता है, ठीक है। 30% फ्लैट आपकी जो विनिंग है उसके ऊपर लगेगा, यस। तो 30% जो है वो विनिंग्स पे लगेगा, ठीक है। कैजुअल इनकम जो है 30% रेट एप्लीकेबल है ऑन विनिंग्स, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग इन सेक्शन 115 BBJ उस पर भी 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है। अनएक्सप्लेन कैश एक्सपेंस इन्वेस्टमेंट्स अंडर सेक्शन 115 BBE, ये BBE है, ये BBE है, ठीक है। तो अनएक्सप्लेन कैश, अनएक्सप्लेन एक्सपेंसेस, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी इनकम जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं या आपने छुपा ली थी, ठीक है, एंड असेसिंग ऑफिसर ने आपसे, ऑफिसर डिपार्टमेंट ने आपसे क्वेश्चन किया है ये कहाँ से इनकम आई, और आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे कि आपने कहाँ से जो है ये कैश आया या कोई भी एक्सपेंस आपने किया है तो ये एक्सपेंस कहाँ से किया, किस पैसे से किया, ठीक है। तो अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते डिपार्टमेंट को, या फिर आप एक्सप्लेनेशन तो देते हो पर डिपार्टमेंट उस पर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, ठीक है, क्योंकि उसे नहीं लग रहा कि हाँ ये ठीक जगह से आपने इनकम अर्न की होगी, ठीक है। तो वो इनकम जो होती है वो अनएक्सप्लेन इनकम होती है और उस पर 78% का टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। इफेक्टिव रेट है ये इंक्लूडिंग दी सरचार्ज एंड सेस, ठीक है। ये इफेक्टिव रेट है 78% का इंक्लूडिंग सरचार्ज एंड सेस। तो मैक्सिमम रेट जो होता है टैक्स का वो 60 है ना, एंड सरचार्ज 25% एंड 4% सेस, तो इसको इंक्लूड करके 78% बन गया ये। तो इसको कैसे आपने किया, देखो 60 का 25% प्लस 4%, इस तरीके से ये 78 बना, ठीक है। देन हमारा आता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, MMR क्या होता है कि अगर आपका जो है टैक्स रेट बहुत ज़्यादा कम है तो डिपार्टमेंट कहता है कि आपको मिनिमम
तो मिनिमम इतना तो टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है AOP BOI में आपको समझ आएगा, AOP BOI के चैप्टर में आपको समझ आएगा कॉन्सेप्ट थोड़ा। अभी आप याद रख लो कि जो इसका रेट है वो 42.744% है, जिसमें हमारा 30% नॉर्मल टैक्स हो गया, 37% सरचार्ज हो गया, 4% सेस हो गया, ठीक है ना। होता है VDA वर्चुअल डिजिटल टैक्सेशन, VDA वर्चुअल डिजिटल टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BBI, इस पर भी 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है। तो मैं आपको एक बार पूरा दिखा देती हूँ, तो आप एक बार इसको रीड कर लो अपने आप, ठीक है। अपने खुद से रीड करोगे तो आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो आप स्टॉप करके रीड कर लेना, और या राइट करना हो कहीं पे लिख लेना। नोट, स्पेशल एडजस्टमेंट फॉर रेजिडेंट इफ असेसी has special income, that is long term capital gain, short term capital gain, not casual income, and basic exemption limit is not exhausted, then such special income shall be first used to cover a basic exemption limit, and balance if any shall be chargeable to special rates of tax। इसका क्या मतलब है? इसका देखो मैं आपको सिंपली समझाऊंगी। इसका मतलब ये है, अगर आपकी जो इनकम है, जो आपकी टोटल इनकम है, फॉर एग्जांपल आपकी टोटल इनकम है वो ओनली फ्रॉम स्पेशल इनकम से है, मतलब ये जो इनकम लिखी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनसे है, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 या 112, ये 3 वाली हैं। तो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो होती है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है 2.5 लाख की, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, जो 2.5 लाख की लिमिट होती है जो इनकम पे, तो वो आप एग्जॉस्ट कर सकते हो इन इनकम के लिए, बट कैजुअल इनकम के लिए आप इसको एग्जॉस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सिंपली कह रहे हैं कि आपकी जो, अगर आपकी सिर्फ आपकी नॉर्मल इनकम नहीं है, आपकी सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, वो भी 111A, 112 और 112A के अंदर, तो आप अपनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ठीक है, अगर और हायर लिमिट इन केस सीनियर सिटीज़न और सुपर सीनियर सिटीज़न, तो ये आप एग्जॉस्ट कर सकते हो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट, स्पेशल इनकम के अगेंस्ट आप इसको एग्जॉस्ट कर सकते हो, ठीक है। पहले आप उसको स्पेशल लाइक बेसिक एग्जाम्शन, जो स्पेशल इनकम होगी ना, सबसे पहले आप उस पर अपनी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट को एग्जॉस्ट करोगे, मतलब पहले ये वाला जो एग्जाम्शन है वो क्लेम कर लोगे, एंड देन आप उस पर टैक्स रेट एप्लीकेबल करोगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जो है 8,90,000 है। तो सब इसमें आप कैसे एग्जॉस्ट करोगे बेसिक एग्जम्पशन, और आपकी सिर्फ यही वाली इनकम है, सिर्फ कोई नॉर्मल इनकम नहीं है, ठीक है। और आप जो है नॉर्मल इंडिविजुअल है, आपकी बिलो 60 में एज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। तो आप इसमें टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो आप इसका टैक्स रेट देखोगे, ठीक है। टैक्स रेट क्या आ रहा है? 112A वाला था ना, तो इसका 12.5%, ठीक है। एंड आप देखो यहाँ पे 2.5 लाख की भी लिमिट यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रही है। पहले तो ये वाला 1.5 लाख का लिमिट एग्जॉस्ट करेंगे, एंड देन जो हमारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उसको एग्जॉस्ट करेंगे। पहले हम में से 2.5 लाख का जो है वो एग्जॉस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम 2.5 लाख का और एग्जॉस्ट करेंगे। सो बैलेंस जो आएगा उस पर हम 12.5% रेट अप्लाई करेंगे, तो हमारी फाइनल टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कैलकुलेटर पे। 8,90,000 से सबसे पहले हम अपनी 1.5 लाख की जो लिमिट है, 1,25,000 की जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट कर ली, देन हमने 2.5 लाख की एग्जॉस्ट कर ली, ठीक है। एंड अब इसके ऊपर हमारा जो 12.5 जो रेट है वो एप्लीकेबल होगा, 12.5%। तो हमारी जो टैक्स लायबिलिटी आ गई है, ओहो गलत हो गया, 64,375 रुपीज़। तो ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी हमारी आ जाती है 64,375, और इसके ऊपर हम HEC भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई, और इसके ऊपर हम HEC 4% जो है वो ऐड करेंगे, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी हमारी आ जाएगी। इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जो जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, आपकी कोई अदर इनकम नहीं है, ठीक है, आपकी कोई भी अदर इनकम नहीं है, मतलब नॉर्मल इनकम नहीं है, सिर्फ यही इनकम है, तो आप उस पर डायरेक्ट 20% अप्लाई कर दोगे उस पर, और उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। बट अगर आप ये वाला 112A की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 112A वाला, तो उस पर पहले आप ये वाली लिमिट एग्जॉस्ट करोगे, फिर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट करोगे, एंड देन ये वाली लिमिट एग्जॉस्ट करोगे। बट अगर आपकी नॉर्मल इनकम भी है और स्पेशल इनकम भी है, तो नॉर्मल इनकम पे नॉर्मल रेट से टैक्स रेट निकालोगे, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी निकालोगे, एंड स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट से टैक्स लायबिलिटी निकालोगे, एंड देन उनको ऐड करके फिर से ऐड करोगे, ठीक है। एक फुल फ्लैश क्वेश्चन मैं अभी थर्ड वाली सीरीज़ में, थर्ड लेक्चर में कराऊंगी, ठीक है, क्वेश्चन भी कराऊंगी, तो उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप किसी भी चीज़ के लिए वरी मत होना कि समझ नहीं आया, तो आपको सब समझ आएगा। आप इसी वीडियो को एक बार और देख लोगे, या फिर रिवाइंड स्टॉप करके एक दोबारा फ्रेश माइंड से देखोगे, तो सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। इतना भी टफ नहीं है, अब बिल्कुल भी टफ नहीं है, मैं तो ये कह रही हूँ बहुत ज़्यादा ईजी है। बस आपको ये रेट्स याद रखने होंगे और बाकी कुछ नहीं है,
बाकी जो नॉर्मल हम ये तो प्लस माइनस से भी मतलब प्लस माइनस ही है, उसमें क्या ही न्यूमेरिकल है। 12% ये तो हमें बचपन में ही सिखाया हुआ है ना, फर्स्ट सेकंड क्लास में, कि माइनस करा प्लस किया, रेट परसेंटेज निकाला, बस इतना ही है। इसके अलावा जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना, वो यहाँ पे मेन है। और आपको ये जो रेट्स हैं, हाँ मैं ये समझती हूँ कि याद करने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, ठीक है। तो हाँ ये चीज़ है थोड़ा टफ कि हर चीज़ याद नहीं रह पाती है, तो इसमें थोड़ा आपको, आप एक दो बार इसको लिखोगे ना तो आपको खुद पे खुद याद हो जाएंगे। और ये सारे आते भी नहीं हैं, और जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको जो है याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपको रिपीटेटिव, आप जब क्वेश्चन करोगे ना रिपीट कर करके क्वेश्चन को, तो आपको खुद ब खुद याद होता चला जाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सरचार्ज। सरचार्ज जो है वो इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP के लिए डिफरेंट है, एंड कंपनीज़ के लिए सरचार्ज जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP समझ लेते हैं कि इनके लिए क्या सरचार्ज रेट है। आप ना इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना कि इंडिविजुअल तो आपको समझ ही आता है, ठीक है। HUF क्या होता है, AOP क्या होता है, BOI क्या होता है, AJP क्या होता है, क्योंकि इसके आपको अलग चैप्टर दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या है। और अगर नहीं भी, और आपको ये तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जाम में आपको ये चीज़ जो है वो बता के देगा कि हाँ कि इंडिविजुअल के लिए हम पूछ रहे हैं टैक्स लायबिलिटी निकालने को, या फिर उसका सरचार्ज पूछ रहे हैं, तो वो क्लियर कर देगा क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो इस बारे में तो बिल्कुल परेशान मत होना, क्वेश्चन में ही आपको स्पेसिफाई होगा कि किस चीज़ के बारे में आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स जस्ट गो थ्रू दी लिस्ट। और ये तो आपको देखो याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, या आप क्वेश्चन रिपीट करोगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी, ठीक है। और ठीक है चलो, ये होती है हमारी स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम पे डिफरेंट जो है सरचार्ज एप्लीकेबल है, अदर इनकम पे डिफरेंट सरचार्ज एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट केस आता है हमारा अगर टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम, मतलब स्पेशल इनकम कौन सी हो गई, ये 111 ए, 112, 112 ए और डिविडेंड इनकम, ये हो गई हमारी स्पेशल इनकम, ठीक है। वही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला हो गया ना, अभी जो हमने पढ़े थे। डज नॉट एक्सीड 50,000, अगर 50,000 से एक्सीड नहीं करता है, मतलब ये दोनों मिलाकर स्पेशल इनकम प्लस अदर इनकम को मिलाकर अगर टोटल इनकम हमारी 50 लाख से एक्सीड नहीं करती है, तो हमारा जो सरचार्ज है वो नील रहेगा, मतलब कोई सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इफ़ टोटल इनकम इंक्लूडिंग द स्पेशल इनकम अदर इनकम एक्सीड 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो सरचार्ज हमारा 10% एप्लीकेबल होगा बोथ केसेस में, बोथ द केसेस, ठीक है। मतलब सिंपली यहाँ पे हम 10% दोनों का टोटल लेके उस पर 10% सरचार्ज एप्लीकेबल करके देन सरचार्ज सेस एप्लीकेबल करके फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकाल देंगे, ठीक है। और सरचार्ज जो है ना वो टैक्स पे लगता है, इनकम पे नहीं आएगा। ये आप लाइक याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सरचार्ज जो है वो टैक्स पे लगता है, टैक्स के ऊपर टैक्स होता है सरचार्ज। ये इसलिए लेकर आया गया ताकि जो ज़्यादा टैक्स पे करने वाले हैं उनके लिए टैक्स ज़्यादा रहेगा, इस जिनकी इनकम ज़्यादा है उनके ऊपर टैक्स भी ज़्यादा, उनको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो टोटल इनकम इंक्लूडिंग, थर्ड वन है हमारा टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम अगेन वही स्पेशल इनकम, ठीक है। 111 ए, 112, 112 ए डिविडेंड इनकम प्लस अदर इनकम। टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम एक्सीड कर जाता है 1 करोड़ से बट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, द रेट इज़ 15% फॉर बोथ द केसेस, राइट। एंड नाउ यहाँ से इंपॉर्टेंट आपका शुरू होती हैं, ये 3 पॉइंट आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको याद रह ही जाएगा, बट यहाँ थोड़ी ट्रिक है, ठीक है। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम एक्सीड, अब देखो यहाँ लिखा है एक्सक्लूड, मतलब टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द स्पेशल इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, मतलब यहाँ पे सिर्फ अदर इनकम की बात हो रही है। अगर अदर इनकम आपकी एक्सीड कर जाती है 2 करोड़ से बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, ठीक है, तो आपके ऊपर जो रेट एप्लीकेबल होगा वो रेट एप्लीकेबल होगा 25%। सिंस यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया था हमने स्पेशल इनकम को, तो स्पेशल इनकम जो होगी, जितनी भी स्पेशल इनकम होगी उस पर 15% से टैक्स रेट एप्लीकेबल हो जाएगा। बट जो अदर इनकम है हमारी, जो टोटल इनकम आई है हमारी, अदर इनकम, टोटल इनकम मतलब अदर इनकम, यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल इनकम निकालते वक्त एक्सक्लूड कर दी है स्पेशल इनकम को, तो जो टोटल इनकम है वो अदर इनकम हो जाएगी एंड उसके ऊपर 25% रेट एप्लीकेबल हो जाएगा हमारा, अगर एक्सीड करती है 2 करोड़ से और डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, तो 25% एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है इस पॉइंट पर, ठीक है, बार बार, और मैंने यहाँ टोटल इनकम पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है, होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर टाइप की जो है सिमिलर टाइप का ही ट्रांजैक्शन है, तो उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, अगेन एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, तो मतलब जब हम टोटल इनकम ले रहे थे हम स्पेशल इनकम और अदर इनकम ले रहे थे, स्पेशल इनकम और अदर इनकम ले रहे थे, बट अभी यहाँ बोल रहा है कि टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, मतलब ये वाली इनकम नहीं इंक्लूड की है, तो टोटल इनकम में सिर्फ ये वाली इनकम है, अदर इनकम है, तो अदर इनकम में अगर एक्सीड कर जाती है 5 लाख
5 करोड़, सॉरी 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है, 5 CR से एक्सीड कर जाती है, तो जो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा वो 37% का होगा। और ये हाईएस्ट सरचार्ज है ओल्ड स्कीम में। ओल्ड स्कीम में हाईएस्ट सरचार्ज रहता है 37%, ठीक है। एंड जो स्पेशल इनकम रहेंगी आपकी उस पर 15% ही एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। नाउ 6 पॉइंट इज टोटल इनकम इंक्लूडिंग, नाउ अब चेंज हो गया, अभी हमारा आ रहा था एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अब आ गया इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग मतलब स्पेशल इनकम प्लस अदर इनकम, ठीक है। एक्सीड 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड सिचुएशन नंबर 4 और 5, मतलब वो सिचुएशन 4 और 5 में नहीं फॉल कर रहा, बट दोनों का मिला के 2 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, तो दोनों पे ही 15% एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। सो आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि स्पेशल इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज जो है वो 15% रहेगा, एंड अदर इनकम पे जो मैक्सिमम सरचार्ज है वो 37% रहेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके MCQ के लिए पूछा जा सकता है, तो आप नीचे मैं यहाँ लिख देती हूँ, स्पेशल इनकम मैक्सिमम surcharge at a rate of 15%, normal income at a rate of 37%। ये आपके MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये और ये पॉइंट अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो एक बार दोबारा इसको स्टॉप करके बैक करके चेक देख लेना, ठीक है। नहीं तो मैं अभी एक और बार समझा ही देती हूँ आपको, छोड़ो मैं क्या ही बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। एक बार और मैं आपको ये दो पॉइंट हैं ये ज़्यादा समझा देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग टोटल इनकम स्पेशल इनकम प्लस अदर इनकम, बट क्या कह रहा है एक्सक्लूडिंग, तो एक्सक्लूड कर देंगे, इसको हटा देंगे तो बचा क्या, अदर इनकम। तो टोटल इनकम में क्या इंक्लूड है, ओनली अदर इनकम इंक्लूड है। तो अगर अदर इनकम एक्सीड करती है 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, तो हमारा जो सरचार्ज है अदर इनकम पे वो 25% हो जाएगा, एंड स्पेशल इनकम पे 15% हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक स्पेशल नोट है ओनली फॉर AOP। अगर AOP कंसिस्ट ओनली कंपनी, मतलब AOP के जो मेंबर्स हैं वो सारे ही कंपनीज हैं, ठीक है, एक भी इंडिविजुअल नहीं है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनीज AOP इज कंपनी, अगर सारी ही कंपनी है तो मैक्सिमम जो सरचार्ज एप्लीकेबल होगा उनके लिए 15% रहेगा, ठीक है। नाउ टैक्स रेट फॉर फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी। अभी हमने पढ़ा इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड AJP। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं फर्म के लिए, LLP के लिए, लोकल अथॉरिटीज़ के लिए, देन हम पढ़ेंगे कंपनीज़ के लिए, ठीक है, कि कंपनीज़ के लिए कितना एप्लीकेबल है। तो फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी के लिए जो फिक्स रेट है 30% का, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट जो है एप्लीकेबल नहीं होती है। यहाँ पे आप जितना भी कमाओगे, अगर इफ़ यू आर अर्निंग 1 रुपीज़ तो 1 रुपये के ऊपर भी आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक यहाँ पे चलता है, ठीक है। सरचार्ज यहाँ पे जो है, अगर आपकी इनकम जो है, इनकम INC मतलब यहाँ पे इनकम है अप टू 1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं है। पर अगर 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो 12% का सरचार्ज है, ठीक है। यहाँ पे एक ही सरचार्ज का रेट है 12%। अगर 1 करोड़ से एक्सीड किया तो 12% एप्लीकेबल रहेगा आपके लिए। किसके लिए है ये, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। और HEC तो लगना ही लगना है, वो तो हर किसी के लिए लगेगा, ठीक है। यहाँ पे जो टैक्स रेट है 30%, सरचार्ज है 12% बियॉन्ड 1 करोड़, ठीक है। सरचार्ज एप्लीकेबल है बियॉन्ड 1 करोड़। अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़, 12% सरचार्ज इज एप्लीकेबल। यहाँ पे कोई बेसिक एग्जाम्शन लिमिट आपकी नहीं है। आपको अगर आप अर्न कर रहे हो 1 रुपये भी तो आपको 30% उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा, इंक्लूडिंग सेस। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है जिससे हम अभी जो मैंने सरचार्ज आपको कराया है, और तो इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से स्पेशल रेट, ये स्पेशल इनकम पे किस तरीके से टैक्स निकलेगा, और सरचार्ज वाला जो अभी कॉन्सेप्ट था वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लेट्स रीड द क्वेश्चन। मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल एज 46 ईयर, तो 46 ईयर की एज है, तो इसका जो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है वो 2.5 लाख तक वाला रहेगा। रेजिडेंट है, यहाँ पे क्लियरली दे दिया है हमें रेजिडेंट, यहाँ पे हमें अज्यूम नहीं करना पड़ेगा। स्पेशल इनकम दी हुई है 111 ए की 6 लाख, 112 की ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे दिया नहीं था, ठीक है। 3 लाख एंड 112 ए की 12 लाख और 7 लाख, ठीक है। एंड अदर इनकम जो है हमारी 59 लाख दी हुई है, तो टोटल मिला के जो हमारी इनकम हो गई है वो 75 लाख हो चुकी है, विच इज़ एक्सीडिंग 50 लाख। तो हमारा सरचार्ज जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो ये, सिंस
देखो यहाँ पे नॉर्मल इनकम भी दी हुई है, स्पेशल इनकम भी दी हुई है। तो नॉर्मल इनकम पे अगर हमारे पास नॉर्मल इनकम भी है और स्पेशल इनकम भी है तो हम अपनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो है वो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ नॉर्मल इनकम है तो हम नॉर्मल से ही एग्जॉस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पेशल इनकम पे टैक्स निकाल लेते हैं, देन फिर नॉर्मल इनकम पे निकाल लेंगे। सो इसमें कुछ इस तरीके से होगा। बेटा सेकेंड सो मैंने आपके लिए यहाँ पे जो पहले से ही फॉर्मेट तैयार करके रखा है। सो हमारा शॉर्ट टर्म पहले हम लिख लेंगे स्पेशल इनकम। सबसे पहले हम स्पेशल इनकम पे जो है टैक्स निकालेंगे क्या, क्योंकि वहाँ पे एक डायरेक्ट रेट जो है वो एप्लीकेबल होता है, तो वो हमारे लिए करना ईजी रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले उस पर टैक्स जो है वो रेट निकाल लेंगे। तो उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेते हैं पहले। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन, इसके ऊपर जो रेट एप्लीकेबल है वो 20% है। 20% ऑफ इसकी टोटल इनकम कितनी है, 6 लाख। लिख के रख लेंगे अभी, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, इसके ऊपर जो रेट एप्लीकेबल है वो 12.5 है। ये रेट आपको देखो याद करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। आप बार बार क्वेश्चन करोगे तो आपको याद ही हो जाएंगे, जैसे मुझे हो गए, सबको हो जाते हैं। देन हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A एट अ रेट ऑफ 12.5%, ठीक है, 7 लाख। यहाँ पे आपको याद रखना है, इसमें ये भूल जाते हैं, 0.25 लाख तक के बियॉन्ड लगाना है टैक्स, ठीक है। रेट जो एप्लीकेबल होगा बियॉन्ड 0.25 लाख के बियॉन्ड होगा। तो सबसे पहले यहाँ अगर हम टैक्स निकाल लें, ऐसे ही कर लेते हैं, 6 लाख के ऊपर 20%, 1,20,000 इक्वल 6 लाख 20%। ठीक है। नाउ अब थोड़ा फोकस रहना, 7 लाख में से सबसे पहले हम ये वाला बेसिक जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट करेंगे। 7 लाख में से हमने माइनस किया 1,25,000, ज़्यादा माइनस कर दिया है 7 में से, ठीक है। अब इसके ऊपर 12.5 एप्लीकेबल होगा, 71,875, राइट। सिंस यहाँ पे अभी जो है सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा तो मैं एक लाइन यहाँ पे छोड़ देती हूँ सरचार्ज के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपनी नॉर्मल इनकम पे, नॉर्मल इनकम, ठीक है। सो हमारी जो अदर इनकम थी वो थी 59 लाख। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है ना अप टू 10 लाख, तो देखो अब यहाँ पे ये हमारी लिमिट काम आ रही है, ठीक है। इस वजह से हमारी लिमिट अबव 10 लाख, तो 59 लाख और 10 लाख का जो डिफरेंस होगा, अबव 10 लाख से ले लो पहले तो, 59 लाख माइनस 10 लाख, तो 49 लाख पे 30% एप्लीकेबल हो जाएगा, 14, 17, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख दिया, हमने बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एग्जॉस्ट कर दी। अब ये टोटल कर लेंगे इसका, तो क्या ये 15,825,000, ठीक है। नाउ यहाँ पे भी सरचार्ज जो है वो एप्लीकेबल होगा। अब सरचार्ज की लिमिट देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा टोटल इनकम इंक्लूडिंग, ठीक है। सबसे पहले टोटल इनकम इंक्लूडिंग द स्पेशल इनकम प्लस अदर इनकम डज एक्सीड कर रही है 50 लाख, तो 50 लाख से एक्सीड कर रही है तो कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा। देखो टोटल इनकम जो है 50 लाख से एक्सीड कर रही है तो पहला वाला तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है अप्लाई लाइक एक्सीड नहीं कर ही रहा है एक्सीड, तो ये वाला तो एप्लीकेबल होगा नहीं। टोटल इनकम इंक्लूडिंग द स्पेशल इनकम एंड अदर इनकम एक्सीड कर रहा है 50 लाख बट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो 75 जो है वो इसके बीच में ही आता है, 50 to 1 करोड़ के बीच में ही 75 लाख आ जाता है। तो इसके ऊपर दोनों पे ही 10% का जो है सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। नाउ हम इस पर सरचार्ज एप्लीकेबल कर देंगे 10% से, और यहाँ पे भी 10% से सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। आइदर हम ऐसे कर सकते हैं दोनों को पहले प्लस कर लो एंड देन 10% सरचार्ज, क्योंकि सेम ही सरचार्ज है। बट इस तरीके से आप करोगे ना तो आपके क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होगी, क्योंकि जब वो उस तरीके का क्वेश्चन आता है ना जहाँ पे आपको एक्सक्लूडिंग करके दिया हुआ था, जो सिचुएशन नंबर 4 और 5 है, तो उस केस में ना आपको यहाँ अगर आप ऐड करके करते हो तो उस केस में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा, आप स्पेशल इनकम अलग और नॉर्मल इनकम का अलग कैलकुलेशन करो, उनके सरचार्ज भी अलग ही निकालो, आंसर सेम ही रहता है, उस आंसर में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। Now let's calculate the surcharge 293.75, 10%, 2293.7.5 एंड यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा तो 15,8,250। थोड़ा ना खिचपिच हो गया है, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ गया है, तो मैं आपको ना इस तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। ABCD, तो यहाँ पे ABCD ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे
229375 प्लस 229371582500 158,250, तो ये हो गया 199,362.5। देन इसमें हम 4% का सेस ऐड करेंगे एट अ रेट ऑफ 4%। तो इसी का हम 4% कैलकुलेट करेंगे, आ रहा है 797,225। तो टोटल कर देंगे इसी में 199,3062.5। तो ये आ गया हमारा 202,72785। ठीक है, फाइनल जो हमारी लाइबिलिटी आ चुकी है। अब इसको हम राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, सिंस ये 5 ही दिया हुआ है तो हम किसी भी तरीके से इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, आइदर 80 ले लो आइदर 90 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है लेने की तो मैं नहीं कर रही हूँ। अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन शो कर देती हूँ, पूरा आंसर के साथ ही शो कर देती हूँ। ठीक है, आर नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज। अभी हमने इंडिविजुअल का पढ़ लिया, इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP का पढ़ लिया, फर्म LLP लोकल अथॉरिटीज़ का पढ़ लिया। अब लास्ट बचा है हमारे पास कंपनीज़ का। तो टैक्स रेट्स फॉर कंपनीज़, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए 2 तरीके के टैक्स रेट्स हैं। अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 23-24 अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर 23-24 में मतलब 2 साल पहले का जो टर्नओवर है अगर वो एक्सीड नहीं करता 4 करोड़ से, तो जो रेट एप्लीकेबल होगा वो 25% एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अदरवाइज जो होगा वो 30% टैक्स रेट रहेगा डोमेस्टिक कंपनी का। एंड सरचार्ज दोनों केस में सेम है। अगर इनकम एक्सीड करती है अप टू 1 करोड़ है इनकम तो नील रहेगा, अगर 1 करोड़ टू 10 करोड़ है तो 7%, एंड अबव 10 करोड़ के ऊपर जो सरचार्ज रहेगा वो 12% एप्लीकेबल रहेगा। सेम ही अदर कंपनीज़ के केस में सरचार्ज एंड सेस जो है वो सेम रहेगा 4% से। ओनली द टैक्स रेट विल आर डिफरेंस। अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 23-24 में 400 करोड़ से कम है तो टैक्स रेट 25 रहेगा, एंड अगर अदर है तो 30% रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फॉरेन कंपनीज़ के केसेस में। ठीक है, टैक्स रेट जो रहेगा फॉरेन कंपनी का वो 35% रहेगा, एंड सरचार्ज अप टू 1 करोड़ नील रहेगा, एंड 1 करोड़ से एक्सीड होता है तो 12% हो जाएगा, सॉरी ये 2% है। ठीक है, एंड अगर 10 करोड़ से एक्सीड होता है तो 5% हो जाएगा, एंड सेस हो जाएगा। टॉपिक इज मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ मीन्स अ मार्जिनल रिलीफ इज अ टैक्स रिलीफ गिवन टू एंश्योर दैट एक्स्ट्रा टैक्स पेबल डज नॉट एक्सीड द एक्स्ट्रा इनकम दैट पुशेस अ पर्सन इनटू अ हायर टैक्स स्लैब, विच मीन्स कि मार्जिनल रिलीफ एक रिलीफ दिया जाता है उस पर्सन को, उस असेसी को जो कि एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहा है, बट उसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा से भी डबल जो है टैक्स पे करना पड़ जाता है। तो उस पर्सन को एक रिलीफ दिया गया है ताकि उसको जो वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहा है वो बर्डन ना लगे, ताकि मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो 1 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा है तो उस पर 1 लाख से ज़्यादा का उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो वो सोचेगा कि भाई मैं 1 लाख भी क्यों कमाए, इससे अच्छा 1 लाख में कमाता ही नहीं। या फिर वो सोचेगा कि वो उस किसी ना किसी तरीके से वो उस इनकम को हाइड करने की कोशिश करेगा ताकि उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो रिड्यूस रहे। तो वो कोई ना कोई तरीका लाइक लूप होल या फिर टैक्स इवेजन का तरीका ढूंढेगा, जिस वजह से मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। नाउ मार्जिनल रिलीफ निकालने का कुछ इस तरीके से तरीका है, आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अलग अलग टीचर आपको अलग अलग मेथड बता सकते हैं, बट मेरे को इस तरीके से निकालना बहुत ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं इस तरीके से निकालूंगा। आप एक बार गो थ्रू कर लेना इसको, मैं आपको दिखा देती हूँ सिर्फ। ठीक है, अब अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा कि ये क्या है। ठीक है, तो मैं आपको एक समझा भी देती हूँ। फॉर इन केस ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF अगर टोटल इनकम एक्सीड करती है 50 लाख से, तो 50 लाख के ऊपर जो है वो हमारा सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। तो अगर हमारी स्लाइटली इनकम चेंज हुई है 50 लाख से, फॉर एग्जांपल 51 लाख हुई है, तो हम 50 लाख के ऊपर टैक्स निकालेंगे। देन हम 51 लाख में से 50 लाख माइनस कर देंगे। हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे 51 लाख का। ठीक है, तो उस केस आपको समझना है। तो यहाँ पे हम 50 लाख 1 लाख में से 50 लाख माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आगे 1 लाख, एंड 50 लाख पे जो भी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है उसको उसमें हम वो 1 लाख जो हमने एक्स्ट्रा इनकम अर्न करी है उसको ऐड बैक कर देंगे, और उतना हमारी फाइनल टैक्स पेबल आ जाएगा। अब मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालते हैं? अब मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए हम 50 लाख पे टैक्स निकालेंगे, एंड 51 लाख जो कि हमारी एक्चुअल इनकम है इंक्लूडिंग द सरचार्ज। ठीक है, सरचार्ज ऐड, क्योंकि हमारे 50 लाख से अगर इनकम एक्सीड होती है तो सरचार्ज एप्लीकेबल होता है 10% से, तो सरचार्ज इंक्लूडिंग सरचार्ज हम टैक्स निकालेंगे, देन दोनों का जो है डिफरेंस ले लेंगे, तो वो हमारा आ जाता है मार्जिनल रिलीफ। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ और किस तरीके से ये कैलकुलेट होगा। नाउ सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है मार्जिनल रिलीफ के पे बेस। ठीक है, इसको हम पहले पढ़ लेते हैं एंड देन फिर हम ट्राई करेंगे इसको सॉल्व करने का। कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अर्पित एज 42। तो अगर यहाँ पे 42 आता है तो हमारा जो अर्पित इज एन इंडिविजुअल
ठीक है। 42 ईयर का एज है तो 2.5 लाख वाली जो हमारा बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में ये फॉल कर रहा है, ठीक है। टोटल इनकम जो है इसकी एक्सीड कर रही है, एक्सीड नहीं कर रही, टोटल इनकम इसकी 51 लाख है, ठीक है। Assume that his total income comprise salary, income from house property, income from saving bank account. Assume that Mr. Arpit has exercised option to shift out of सेक्शन 115 BAC, मतलब ये ओल्ड स्कीम में जा रहा है, इसमें न्यू स्कीम में नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन का कोई रिलेवेंस नहीं है, हमें यहाँ से इतना ही क्वेश्चन हमारे लिए इनफ है रीड करने के लिए, ठीक है। अर्पित है, इंडिविजुअल है, 51 से एक्सीड कर रही है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन। फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनकम, हमारी है 51 लाख, तो इस पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अप टू 2,50,000 नील, 2 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, एंड अबव 10 लाख 30%। सबसे पहले तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब 50 लाख में से 10 लाख माइनस किए, 40 लाख आ गए। 40 लाख पे 51 में से 10 माइनस किए तो 41 लाख आ गए, उसमें हमने 30% जो है टैक्स लगाया, 12,30,000। तो 12,30,000 एंड यहाँ आ जाती है हमारी 12,500 एंड 1 लाख। टोटल हो गई हमारी, इसमें हम ऐड कर देंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे 112500। सो हमारे टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 13,1400 ना, 42,500। ये आ गई हमारी टैक्स लायबिलिटी। सिंस इनकम एक्सीड कर रही है 50 लाख से, तो हमारा सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा, विच इज़ सरचार्ज इज 10%। तो इसका 10% हो जाएगा 4250, ठीक है। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी हमारी आ गई, हम इसके अंदर प्लस कर देंगे 134250, तो 14,76,750 ये हमारी। नाउ हम निकालेंगे टैक्स ऑन 50 लाख। सो 50 लाख पे जो टैक्स आएगा वो इसी तरीके से आएगा। सो अप टू 10 लाख ये हो गया 112500, एंड अबव 30% से लग जाएगा 40 लाख का। तो 40 लाख में हम निकाल देते हैं, 40 लाख का 30% 12 लाख, 12 लाख ये ना, यस। सो ये टोटल हो गया 13 समथिंग हो जाएगा, 13। सो नाउ विच, अब इसमें हम इंक्लूड करेंगे एडिशनल टैक्स जो था हमारा, टोटल इनकम से हम माइनस कर देंगे 50 लाख, 1 लाख ऐड बैक कर देंगे, हाँ ठीक है। तो सॉरी मुझे ना ये यहाँ करना था, ठीक है। तो टोटल हो चुका है यहाँ पे, अब नाउ इट इज़ 1 लाख हमने ऐड कर दिया, 14,12,500। नाउ तो जो हमारा लोअर आ रहा है वो हमारी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी हो गई हमारी ये वाली टैक्स लायबिलिटी। एसएससी को जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो 14,12,500 हो जाएगी, विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से जो भी लोअर है, तो उसको रिलीफ कितने का मिला है, मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। तो उसको मार्जिनल रिलीफ कितने का हो गया। अब हम इसमें से 51 पे जो टैक्स आया है उसमें से 50 लाख पे जो टैक्स आया है उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा 14,76,750 14,12,500 में से माइनस कर देंगे। इसमें से हमने माइनस कर दिया 14,76,750, तो हमारा मार्जिनल रिलीफ जो हो गया वो हो गया 64,250। तो ये हमारा हो गया मार्जिनल रिलीफ। इस तरीके से हम जो है मार्जिनल रिलीफ निकाल देंगे। मैं आपके लिए एक बार जूम आउट कर देती हूँ तो आप पूरा क्वेश्चन आंसर एक बार में देख सको। स्टॉप करके आप चेक कर लेना, क्वेश्चन ये रहा। एक बार आप घर से खुद से ट्राई कर लेना, सो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।